नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स वाला में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिनको पता नहीं है इस चैनल के बारे में उनको शेयर कर दिया करो। मैं बता दूं, इस लेक्चर में हम लोग 2015 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करेंगे। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पतन समझ में आता है आपको? शॉर्ट सर्किट, घर में जो शॉर्ट सर्किट होता है वो कैसे होता है? तो शॉर्ट सर्किट जो होता है ना, जब करंट हाई हो जाता है या वोल्टेज हाई हो जाता है तो आग लग जाता है, यानी शॉर्ट सर्किट कर जाता है। उसे हम हिंदी में लघु पतन कहते हैं। ओके, तो ये पूछ रहा है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा भी हाई होगा। अगर पूछेगा वोल्टेज, वोल्टेज भी हाई हो जाएगा। दो क्वेश्चन बनते हैं इससे, विद्युत धारा हाई, वोल्टेज हाई। और प्रतिरोध क्या होगा, जो सर्किट में जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, वो भी हाई। इससे तीन क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट सर्किट से। पहले मैं बता दूं, आप क्लियर करिए। पहला क्वेश्चन बनेगा, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, वोल्टेज का मान क्या होता है, और उसमें प्रवाहित प्रतिरोध का मान क्या होगा। जो वायर होता है ना उसमें प्रतिरोध होता है, तो सारा क्या होता है, हाई हो जाते हैं। अधिक हाई मतलब आवश्यकता से अधिक हाई हो जाते हैं ना, इसलिए वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वैसे तो आप सबको मालूम होगा, हमें 220 वोल्ट की आवश्यकता है और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता है। उससे अधिक होगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ये तो जाहिर सी बात है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के मात्र दो ही नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, किसी समतल पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। फर्स्ट नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं, फर्स्ट नियम। सेकेंड नियम कहता है आपतन कोण θ1 और परावर्तन कोण θ2, यानी एंगल I और एंगल R क्या होते हैं, बराबर, इक्वल होते हैं। यही दो नियम होता है। ये नियम 2 मार्क्स में पूछा भी है। जब मैं 2 मार्क्स का आप लोगों को सोल्यूशन दूंगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। वो फिलामेंट कहने से उसे कोई फायदा नहीं है, आप जानिए कि प्रतिरोध क्या होगा। हमें दिया क्या क्या, वोल्ट दिया है और आई दिया है 2 एम्पियर। आर निकालना है। रिलेशन पता है, ओम्स लॉ आपको पता है, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ पता है ना, तो हमें आर निकालना। आर इक्वल टू क्या होगा, V/I होगा। क्लियर हो गया। वोल्ट कितना है हमारा, 220 वोल्ट। करंट 2 एम्पियर, तो कितना होगा, 110 ओम हो जाएगा। कितना होगा, 110 ओम। राइट आंसर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? स्नेल का नियम पढ़े हो? ये सारे नियम पूछते हैं, बस इसी को आपको क्या करना है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे तो इसी को आपको लैंग्वेज में बना देना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूरा लेन ये होता है μ/sin r। ओके, समझ में आ गया। राइट आंसर क्या होगा, sin I/sin r। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 किलोवाट तुल्य 1 किलोवाट घंटा। पहले तो इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। 1 किलोवाट घंटा मात्रक किसका है, पावर का? नहीं, आप बताओ पावर का है। अगर पावर बोलोगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ये एनर्जी का है, एनर्जी।
ओके, किलोवाट घंटा जो हमारे बिजली, हमारे घरों में यूनिट जो उठता है ना वो किलोवाट घंटा में उठता है, जो बिजली बिल आता है किलोवाट घंटा में। तो ये जो होता है 3600 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो होता है ना हरदम काल्पनिक यानी इमेज बनाता है, हरदम काल्पनिक, ओके, वर्चुअल इमेज बनाता है समतल दर्पण, एक स्थिति में वास्तविक बनाता है। चलिए, और सर समतल दर्पण से एक और क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि समतल, मान लीजिए समतल दर्पण हुआ, समतल दर्पण, यहाँ पे कोई वस्तु रखा है तो इसका प्रतिबिंब जितनी दूरी पर वस्तु रखा रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। एम्पीयर तो करंट का है, वाट पावर का है, ओम प्रतिरोध। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। इससे दो क्वेश्चन बनता है, एक तो होता है सोडियम कार्बोनेट जिससे हम लोग कपड़े खींचते हैं, यानी कपड़े को धोने के काम में आता है। दूसरा होता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट। बाई लग जाने का मतलब होता है उसमें एच लग जाना, कैल्शियम में मतलब सोडियम कार्बोनेट में एच लग जाना, ओके। देखिए तो इसका राइट आंसर तो होगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अगर बाई कार्बोनेट पूछ दे तो क्या होगा? NaHCO3। ये है खाने वाला सोडा और ये है कपड़े धोने वाला। दो ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, ये किसको सूचित करता है? ये तो एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है कीटोन होता है, ओके। तो ये कीटोन का मैं बता दूं 10 मात्र 13-14 होंगे। जनरली पूछने जाने वाला 10 है। 10 जो होता है ना, एक टेबल दिया हुआ, जैसे तो 10 फंक्शनल ग्रुप का एक लिस्ट है, ओके। तो उसको आपको याद करना होगा। वो हर ईयर में मतलब प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव में आता है और एक सब्जेक्टिव में आता है, यानी 2 मार्क्स में फिक्स है। तो फंक्शनल ग्रुप को आप लोग याद रखिएगा, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो मैं उसका टेबल दे दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। देखिए एक इशू आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल, ओके। देखिए जब कोई फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे देखिए समझिए पहले, जब कोई फंक्शनल ग्रुप को हम लोग जोड़ते हैं सिंगल बॉन्ड तो N होता है, ओके। जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो इन हो जाता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो आइन हो जाता है। तो ये क्या बोल रहा है? इथाइल, याइन मतलब इथाइल है, ये ल लग जा रहा है OH के कारण, अल्कोहल के कारण, ओके। तो इथाइन यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो देखिए अगर कार्बन की संख्या 1 होगा तो उसे बोलते हैं मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 होगा तो उसे बोलते हैं एथ। अगर कार्बन 3 होगा, कार्बन की संख्या कोई कंपाउंड में 3 होगा तो उसे बोलते हैं प्रोप। अगर कार्बन की संख्या कोई कंपाउंड में 4 होगा उसे बोलते हैं ब्यूट, ओके। तो देखते हैं, इथाइल बोल रहा है, इथाइल मतलब कार्बन की संख्या 2 होनी चाहिए, कार्बन की संख्या 2, एथ यानी इथाइल, कार्बन की संख्या में 2 चाहिए। इसमें तो कार्बन CH3
सी सिंगल है तो ये तो होगा ही नहीं, कार्बन एक है, ये तो होगा नहीं। इसमें 2 है और इसमें 2 और इसमें भी 2 है। ओके, अब OH लगा होना चाहिए, OH लगा होना चाहिए। तो OH तो हमारे तीनों में लगा हुआ है ना, लगा हुआ है। अब OH लग जाने के कारण जो देखिए, अगर इथीन होता है ना, इथेन, अगर इथेन होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 2n अगर C कार्बन की संख्या अगर An लगा हो ना, देखिए फिलहाल आप आंसर जानिए, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं इसका एक लेक्चर डाल दूंगा, उसमें नामकरण कैसे करते हैं इसको आप लोग क्लियर से समझ जाइएगा। मैं इथाइल अल्कोहल बोल रहा है। ओके, तो इस राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सॉरी, ये नहीं होगा, देखिए इथाइल अल्कोहल बोल रहा है ना, यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो फार्मूला होता है ना, अगर कोई इक्वेशन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका फार्मूला होता है CnH2n-1 होता है, H2n-2। देखिए तो कार्बन की संख्या 2, 2 का 2 गुना करिएगा 4, और 4 में से CnH2n-2 होता है। ओके, तो देखिए 2 गुना फॉर्मूला देखिए, तो इसका कार्बन की संख्या 2 दिया है यहाँ पे, 2 गुना करिएगा 4 हो जाएगा, और इसमें से 2 घटाना है ना, CnH2OH है। ओके, यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया CnH2n-1, यानी ये इथीन है, इथाइल नहीं है, इथील अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल नहीं, इथील अल्कोहल। ये जो है ना CnH2n+2 है, CnH2n+2 जो होता है उसे हम लोग इथेन बोलते हैं, यानी एन लग जाता है उसके नामकरण में, तो इथेन अल्कोहल है। इथील अल्कोहल कौन है, यानी इथाइल अल्कोहल, आयन लगा है, ये C2H2। समझ में आ गया? इसको मैं आगे समझाता हूँ कैसे होता है। आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक मैंने समझा रखा है आप लोगों को, एक क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल, यानी एक धातु और एक अधातु होना चाहिए, तो आयनिक बॉन्ड बनता है। और एक होता है सहसंयोजी यौगिक, तो सहसंयोजी यौगिक जो होता है अधातु अधातु के भी, यानी नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल होना चाहिए। ओके, देखिए कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन अधातु है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सहसंयोजन बंधन बना है। यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन क्या है, गैस है, वो धातु थोड़ी ना, कार्बन भी अधातु है, अधातु अधातु के बीच क्या होता है, सहसंयोजन यौगिक बनता है, आयनिक यौगिक नहीं। आयनिक यौगिक के लिए क्या चाहिए, एक मेटल चाहिए, एक नॉन मेटल चाहिए। समझ में आ गया? आगे देखते हैं NH3, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, दोनों तो अधातु हो गए। यहाँ पे देखिए कैल्शियम और क्लोरीन, कैल्शियम क्या है, धातु है, क्लोरीन अधातु, तो क्या हो जाएगा, धातु अधातु के बीच आयनिक यौगिक। समझ में आ गया कैसे आयनिक और कैसे सहसंयोजन यौगिक को पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व। देखिए आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्वों को हम लोग शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं। वर्ग 18 के तत्वों का नाम क्या है, सेकेंड नाम शून्य समूह। ओके, जो जितने वर्ग 18 में तत्व हैं उन सबको शून्य वर्ग कह सकते हैं। तो हीलियम क्या है, वर्ग 18 का तत्व है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
मीथेन में कितने सहसंयोजन बंधन है? सहसंयोजन बंधन देखिए, पहले मीथेन का फॉर्मूला, मीथेन क्या होता है? CH4 होता है। मेथ मैंने बताना, कार्बन की संख्या 1 तो मेथ, 2 तो एथ, 3 तो प्रो, 4 तो ब्यूट। ओके, ये सारे नामकरण करने का रूल होता है। मैं इसका सिंगल लेक्चर बना दूंगा, उससे आपको अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो इसमें सहसंयोजन बंधन जो होता है ना, जितने सिंगल बॉन्ड होंगे वो सारे सहसंयोजन बंधन होंगे। फिर से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जितने सिंगल बॉन्ड होंगे वो सारे सहसंयोजन बंधन होंगे। अगर डबल बॉन्ड आ गया बीच में, डबल बॉन्ड, तो वो आयनिक बॉन्ड, आयनिक सहसंयोजन बंधन हो जाएंगे। तो देखिए, इसको पहले हम लोग तोड़ते हैं। कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। देखिए ये क्या डबल बॉन्ड है? ये डबल बॉन्ड है नहीं है? तो इसमें कितने सहसंयोजन बंधन होंगे? तो गिनिए, 1 2 3 4, 4 होंगे। मेरी बातों को समझ गए? कितने सहसंयोजन बंधन? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन अवकारक है? निम्न में कौन अवकारक? अवकारक किसे कहते हैं? ओके, तो अवकारक क्या होगा हमारा? H2O हो जाए, H2 हो जाए। ओके, जो ऑक्सीजन के साथ नहीं है वो अवकारक होगा, और जो ऑक्सीजन के साथ होता है वो क्या होता है? ऑक्सीकारक। अगला क्वेश्चन देखिए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में? देखिए, इसको याद कर लीजिए, इथाइल अल्कोहल जो होता है अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? 2014 का क्वेश्चन, आप लोग वीडियो देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है, और 2013 का देखिए उसमें भी पूछा है, और 2011 में भी पूछा है। ओके, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, मैंने 2011 से सॉल्यूशन क्लियर कर दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। देखिए, ओजोन परत जो आयन मंडल होता है ना, उसमें स्ट्रोस्फियर एक मंडल होता है, उसमें ओजोन परत पाया जाता है। आने वाले दिनों में ओजोन परत का लेयर जो होता है ना, पतला होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रे आती है ना सूरज के, सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं वो उसको पतला करती जा रही हैं। ओजोन परत हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट जो किरण होती है ना, उससे कैंसर की बीमारी होती है। अगर अल्ट्रा वायलेट किरण थोड़ा सा भी आपके शरीर पे आ जाए ना, त्वचा पे, तो आपको कैंसर हो जाता है। जो ओजोन परत होता है उसी अल्ट्रा वायलेट किरण को रोकता है आने से प्रकाश पर, तो हम लोग सेफ हैं। वही परत अगर ख़त्म हो जाएगा तो बहुत मतलब तबाही हो जाएगा। ओके, देखिए सरकार क्या करती है ओजोन परत के, लेकिन इसका लेयर जो होता है पतला होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पराग कोष में पाया जाता है। फूल में देखिएगा एक पराग कोष होता है, उसमें पराग कण होते हैं। फूल पौधों में पराग कोष के अंदर पराग कण होते हैं। ओके, नेक्स्ट राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है। घेगा रोग किससे होता है? घेगा का सेकेंड नाम है ग्वाइटर। अधिकतर घेगा नाम से पूछता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो देखिए, घेगा जो होता है ना, आयोडीन की कमी से होता है। चीनी की कमी से कौन सा होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह। ओके, क्लियर हो गया? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने? देखिए एक बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये पुस्तक डार्विन ने लिखा था। बायोलॉजी में है, डार्विन नामक वैज्ञानिक ने लिखा था। ओके,
चलिए इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। हमने 2015 का भी ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया। हम लोग 2020 तक का पहले ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्लियर करेंगे, उसके बाद 2 मार्क्स वाले सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ईयर वाइज क्लियर करेंगे। ओके, टेंशन मत लीजिए, लो आराम से पढ़िए लोग। अभी 2 महीने हैं ना आपके एग्ज़ाम में, उसमें बहुत बढ़िया तैयारी आप लोगों का मैं करवा दूंगा। चलिए इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पेज पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइए। देखिए टेलीग्राम में इशू जा रहा है आप लोगों का, जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, यही बात होगा। तो आप लोग जाकर टेलीग्राम में सर्च करिएगा बिहार बोर्ड 10th कंटेंट। ओके, 10th और 12th कंटेंट। तो आपको मेरा जो यूट्यूब आइकन है और वैसा एक आइकन उसमें दिखेगा, उसी को आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत। उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा कैसे ज्वाइन होना है। चलिए लेक्चर को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।